सिविल समाज तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और उसी सिविल समाज के आगे पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सूचना का अधिकार पढ़ लिया, सिटीजन चार्टर पढ़ लिया और सिविल समाज पढ़ लिया। अब हम लोग सामाजिक लेखा परीक्षण पढ़ने जा रहे हैं। सोशल ऑडिट। केवल मनरेगा एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है हमारे देश में जिसमें सोशल ऑडिट को लागू करने का प्रावधान किया गया है। बाकी किसी भी प्रोग्राम में सोशल ऑडिट को लागू नहीं किया गया है। क्या सोशल ऑडिट क्या करता है? आय व्यय का जो विवरण होता है, आय व्यय के विवरण को लेखा कहते हैं। साल भर का जो हिसाब किताब होता है, अगर कहीं भी है ना, चाहे कोई कंपनी हो या कोई भी संगठन हो, अगर साल भर का हिसाब किताब रखा जाना है, साल भर का हिसाब किताब तैयार करना है, जितना एक साल में कमाया, जितना एक साल में खर्चा किया, तो उसे अकाउंट कहते हैं, उसे अकाउंट कहते हैं। और जब इसी लेखा की यानी इसी अकाउंट की ये जो आय व्यय का विवरण है, इसकी जांच पड़ताल की जाए, इसकी जांच पड़ताल करना, किसकी जांच पड़ताल करना? आय व्यय का विवरण। आय व्यय का विवरण क्या है? लेखा है। तो इसी अकाउंट की जब जांच पड़ताल की जाती है तो इसी को लेखा परीक्षण कहते हैं या संपरीक्षा कहते हैं। हिंदी में कई सारे शब्द मिल जाते हैं। ऑडिट कहते हैं। तो ये ऑडिट कहलाता है, लेखा परीक्षण कहलाता है। तो लेखा, अकाउंट और ऑडिट। अकाउंट यानी आय व्यय का विवरण और ऑडिट मतलब उस आय व्यय के विवरण की जांच पड़ताल। तो अगर आय व्यय के विवरण की जांच पड़ताल होगी तभी ये पता चलेगा कि कहाँ कमी है, कहाँ अनियमितता की गई। किसी भी तरीके की जो अनियमितता है उसका पता तभी लगाया जा सकता है जब उसकी जांच पड़ताल हो। तो ऑडिट इसीलिए किया जाता है जिससे कि अगर कोई खर्चा किया गया या कोई इनकम हुई तो उसमें अनियमितताएं भी हो सकती हैं। तो जांच पड़ताल करने से ये पता लग जाता है कि कहाँ अनियमितता की गई, कहाँ गड़बड़ी की गई। तो गड़बड़ी का पता लग जाता है, गड़बड़ी का अनुमान लग जाता है। तो उसी को लेखा परीक्षण कहा जाता है। अब ये लेखा परीक्षण यानी जब हम लोग गड़बड़ियों का पता लगाते हैं, अनियमितताओं का पता लगाते हैं, तो अनियमितताओं का पता कई तरीकों से लगाते हैं। कई तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे जब भी ऑडिट होगा तो एक तो तरीका यह है कि ये जांच पड़ताल की जाए कि जो पैसा खर्च हुआ, जो आय व्यय किया गया, वो मितव्ययतापूर्वक हुआ, कार्यकुशलतापूर्वक हुआ, यानी सक्षमतापूर्वक व्यय किया गया या नहीं किया गया। सक्षम व्यय हुआ कि नहीं हुआ। कहीं अब फिजूल खर्ची तो नहीं की गई। फिजूल खर्ची यानी अपव्ययता, अपव्ययता, अकार्यकुशलता का पता लगाया जाए। भाई जांच क्यों करेंगे? आय व्यय के विवरण की जांच क्यों करेंगे? आय व्यय के विवरण की जांच पहली बार तो इसलिए करेंगे कि हमको पता चले कि भाई कहाँ फिजूल खर्ची हो गई, कहाँ अपव्ययता हो गई, कहाँ अकार्यकुशलता, कहाँ अक्षमता दिखाई गई। तो जब इस तरीके की चीजें पता लगाई जाती हैं तो इसको औचित्य की लेखा परीक्षण कहते हैं, प्रोपराइटी ऑडिट कहते हैं। इसको प्रोपराइटी ऑडिट कहते हैं। तो ये औचित्य की लेखा परीक्षण है जो ये बताती है कि जो आय और व्यय है इसमें कहाँ फिजूल खर्ची हुई और कहाँ अकार्यकुशलता दिखाई गई, कहाँ अनावश्यक व्यय हो गया, कहाँ गलत व्यय हो गया, सब कुछ पता लगाया जाएगा। दूसरी चीज ये पता लगाते हैं कि जो व्यय हुआ, आय व्यय हुआ, वो कानूनी सीमा में हुआ या नहीं हुआ। आय व्यय कानूनी सीमा में हुआ या नहीं हुआ, इसका पता लगाएंगे। क्योंकि हर बजट भी एक तरीके का कानूनी दस्तावेज है। विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम, यही दोनों मिलकर बजट बनते हैं। तो बजट भी एक तरीके का कानूनी दस्तावेज है। इसके अलावा विभाग के अपने अलग अलग कानून हैं। तो उन सारे कानूनों का पालन होना चाहिए। कानूनों के पालन से ही व्यवस्था निर्मित होनी चाहिए। तो कानून की सीमा में व्यय हुआ या नहीं, इसको कहते हैं लीगल ऑडिट, विधिक लेखा परीक्षण, या इसको रेगुलेटरी ऑडिट भी कहते हैं क्योंकि कानून के माध्यम से ही रेगुलेशन किया जाता है। तो वो रेगुलेटरी ऑडिट भी कहलाता है। इसी तरीके से ऑडिट के अलग अलग प्रकार होते हैं। लेखा परीक्षण के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं कि कहाँ क्या टारगेट है ऑडिट का और कहाँ क्या प्रावधान अपनाया गया है, उसी के आधार पर ऑडिट किया जाएगा। तो कहाँ क्या टारगेट है उसके आधार पर ऑडिट होगा। तो यहां पर हमारा टारगेट है सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट। तो अब सामाजिक लेखा परीक्षण में क्या हम जांच करते हैं? सामाजिक लेखा परीक्षण में हम इस बात की जांच करते हैं कि जो आय व्यय हुआ, उस आय व्यय से कितने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई, कितने सामाजिक उद्देश्य पूरे हुए। जब इसका पता लगाएंगे तो ये सोशल ऑडिट हो गया। तो ये सोशल ऑडिट हो गया, सामाजिक लेखा परीक्षण हो गया।
तो हर तरीके का अपना अलग अलग ऑडिट सिस्टम है और उस ऑडिट सिस्टम का अपना अलग अलग पर्पस है। परफॉर्मेंस ऑडिट है, निष्पादन लेखा परीक्षण है। इस बात की जांच जब करनी हो कि व्यवहार में जो दिखाया गया कि भाई इतने मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, या इतनी सड़क बन गई, इस गुणवत्ता की बनी, तो हम जाके भौतिक सत्यापन कर सकें कि वास्तव में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। पता चला हुआ ही नहीं और कॉपी कॉपी किताब में दिखा दिए, तो परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ऐसे ही ऑडिट के अलग अलग नाम जुड़ते हैं। तो जो सोशल ऑडिट है, सामाजिक लेखा परीक्षण है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ऑडिट का नया स्वरूप है, ऑडिट का नया फॉर्मेट है पूरे विश्व में। और ये इस बात की जांच करता है कि जो आय व्यय किया गया, जो भी खर्चा हुआ, उस खर्चे से कितने सामाजिक उद्देश्य पूरे हुए। इसका मतलब है समाज को कितना लाभ मिला, समाज को कितना लाभ मिला। अब समाज को कितना लाभ मिला ये कौन बताएगा? समाज ही बताएगा, और तो कोई बताएगा नहीं। तो समाज को कितना लाभ मिला ये समाज बताएगा, तो समाज से बात करनी पड़ेगी, तब समाज से बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब सोशल ऑडिट लागू करते हैं तो सोशल ऑडिट में एक एक लाभार्थी से बात करते हैं। जैसे दिखाया गया कि भाई मनरेगा लागू हुआ तो मनरेगा में इतने लोगों को रोजगार मिला, तो जो ऑडिटर होगा वो उतने लोगों से मिलने जाएगा, मिलेगा उतने लोगों से, उतने लोगों का फीडबैक दर्ज करेगा कि क्या वास्तव में लाभ मिला या नहीं मिला, ऐसे फर्जी दिखा दिया गया। तो सोशल ऑडिट एक एक व्यक्ति को ऑडिट की प्रक्रिया में शामिल कर देता है जिन्हें लाभार्थी के रूप में दिखाया गया है, और इस प्रकार किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, पूरी तरीके से निर्मूल कर देता है, खत्म कर देता है। इसीलिए वर्तमान समय में सोशल ऑडिट का समर्थन किया जाता है। भारत सरकार के स्तर पर केवल मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आप लोग जानते हो। मनरेगा एकमात्र कार्यक्रम है जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है गांव में। इसमें सोशल ऑडिट लागू है। पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है, पहले अधिकारी लागू करते थे, अब पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई। पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मनरेगा को लागू करें, और कायदे से या अच्छे तरीके से लागू किया गया है या नहीं, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए सोशल ऑडिट कराया जाएगा। तो अब जिन जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ दिखाया गया, उन सबका सोशल ऑडिट होगा, और सोशल ऑडिट के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि वास्तव में उन्हें रोजगार मिला या नहीं मिला, रोजगार मिलने में कहीं रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, या फिर रोजगार के बाद, काम करने के बाद भुगतान पाने में तो कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। एक एक चीज पूछी जाएगी और लिखा जाएगा, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। इस तरीके से सोशल ऑडिट के माध्यम से मनरेगा की कमियों को उजागर किया गया। और जहां जहां, वैसे तो मनरेगा के कानून में ही लिख दिया गया कि इसका ऑडिट सोशल ऑडिट के जरिए होगा, लेकिन सभी राज्यों ने ऐसा किया नहीं। सैद्धांतिक रूप से घोषणा तो सभी राज्यों ने कर दी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों ने इसे लागू किया हो। लेकिन जहां जहां, जिन जिन पंचायतों में मनरेगा का ऑडिट सोशल ऑडिट के माध्यम से किया गया, ये देखा गया कि करप्शन घट करके 2%, 1 से 2% तक रह गया। यानी ये करप्शन का काल है, ये करप्शन का संकट है, करप्शन खत्म करके ही मानता है सोशल ऑडिट। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सोशल ऑडिट के लिए प्रावधान किए गए हैं, वहां कानून बना दिया गया। 2017 में मेघालय ने सामाजिक लेखा परीक्षण का कानून बना दिया है, और मेघालय ने यह घोषणा की है कि जितनी सामाजिक परियोजनाएं हैं राज्य की, वो सब सोशल ऑडिट के अधीन आएंगी। तो मेघालय एकमात्र राज्य है जिसने अपनी सामाजिक योजनाओं का सोशल ऑडिट कराना शुरू किया है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस तरीके से ऑडिट कराने से कमियां बाहर आ जाती हैं, तो हमें पूरे देश में लागू करना चाहिए। इतना बड़ा बेनिफिट है, पारदर्शिता जवाबदेही दोनों आ जाएगी। अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, अधिकारी मनमानापन नहीं कर पाएगा। 1 रुपए की भी रिश्वत लेगा तो आदमी बता देगा कि हाँ, हमको रिश्वत देनी पड़ी थी, हमको मिठाई खिलानी पड़ी थी, तब हमको मिला है। एक एक बात सामने आ जाएगी। तो पारदर्शिता और जवाबदेही का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। तो सवाल यह है कि फिर भारत में लागू क्यों नहीं है? कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सोशल ऑडिट लागू करने में फिर हमें ऑडिटर की एक लंबी चौड़ी टीम तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लाभार्थियों से बात करनी है ना। 146 करोड़ की आबादी है, और अगर सारे लाभार्थियों से बात करने जाएंगे, अभी क्या होता है ऑडिट में, जितने सारे ऑडिट हैं उनमें क्या होता है कि एक ऑडिटर विभाग में पहुंचा, पंचायत में गया, उसने कहा भाई लाओ अपना बस्ता दो, अपना कागजात दो, तो पंचायत उसे अपना बस्ता कहते हैं, उसे वहाँ कागजात, यानी जो अकाउंट है, उसको अकाउंट है, जो कागजात, बस्ता, अकाउंट, वो उन्हें खाता भाई, वो उन्हें सौंप देता है। जो ऑडिटर है वो वहीं बैठ करके अपने ऑफिस में आकर के एक एक चीज़ों का मिलान करता है, जो बिल है, वाउचर है, मेंटेन किए जाते हैं, उनका मिलान करता है, और पूरा हिसाब किताब देखता है, उसी के आधार पर ऑडिट करता है। तो एक आदमी एक जिले की एक संस्था का ऑडिट कर लेता है, एक कार्यक्रम का पूरा ऑडिट कर लेता है, कई कार्यक्रमों का ऑडिट कर लेता है। लेकिन अगर सोशल ऑडिट लागू कर देंगे तो एक ही कार्यक्रम का ऑडिट करने के लिए सैकड़ों लोगों की फौज तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हर गांव में ऑडिटर को जाना पड़ेगा, हर घर में जहां जहां लाभार्थी दिखाए गए हैं वहां ऑडिटर जाना पड़ेगा। मान लो मनरेगा तो कम लोगों के लिए है, लेकिन और सारी जितनी योजनाएं हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज का वितरण है, ये सब तो बहुत सारे लोगों के लिए है। तो सरकार का खर्च बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर रही है। विश्व बैंक ने कहा है कि सरकार अपना आकार घटाए, सरकार अपना खर्चा कम करे। तो सरकार अपना खर्चा कम करने की नीयत से ऑडिटर की संख्या बढ़ाना नहीं चाहती, और ऑडिटर की संख्या बढ़े बिना सोशल ऑडिट हो नहीं सकता, बिना उसके नहीं हो सकता।
सोशल ऑडिट कैसे कराया जाए, इसके लिए सीएजी ने भी 2017 में बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है कि सोशल ऑडिट के नॉर्म्स क्या है, सोशल ऑडिट कैसे कराया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ सोशल ऑडिट को लेकर के केवल मनरेगा ऐसा कार्यक्रम है जहाँ सोशल ऑडिट हो रहा है, और बाकी मेघालय राज्य में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी मेघालय ने सोशल ऑडिट करना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छा कदम है, राज्यों को इस तरीके से कदम खुद उठाने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर राज्य फिर वही बात आ जाती है, राज्य कहते हैं इतने संसाधन हमारे पास नहीं है, इतने कर्मचारी हमारे पास नहीं है। एक बात, दूसरी बात, सोशल ऑडिट करने में हमें ऑनलाइन ऑडिट करना पड़ेगा। अभी क्या है, ऑडिटर खाता बही लेता है और लिखता है, सब कुछ कागज में लिखता है। अब ऑडिटर ने वहां कागज पे लिख लिया, यहाँ आके आदमी ने रिश्वत दे दिया, उसने बदल दिया कागज में। अब कागज में बदल दिया तो इस बात को कौन देखेगा? तो इसलिए सोशल ऑडिट के लिए टैब होना चाहिए, फोन, आधुनिक फोन हो, स्मार्टफोन हो या टैब हो, जिससे वहीं पर आदमी के सामने ही उसकी प्रतिक्रिया दर्ज करके सबमिट कर दिया जाए। आदमी ने जो रिएक्शन दिया उसी के सामने उसको दर्ज कर दिया जाए, और एक बार जब ऑनलाइन सबमिट का बटन दब गया तब उसमें एडिट हो नहीं सकता, उसमें एडिट हो नहीं सकता। तो अगर हम कागज के माध्यम से ऑडिट करेंगे तो कागज की संख्या भी, स्टेशनरी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, पूरे देश में लागत बहुत बढ़ जाती है सोशल ऑडिट में, स्टेशनरी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लोगों की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है मैनिपुलेशन हो जाए। अगर हम टैब के जरिए या स्मार्टफोन के जरिए करें तो इसमें भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर ऑडिटर के पास स्मार्टफोन नहीं है, टैब नहीं है। या तो फिर सरकार उन्हें टैब दे तो उस टैब के जरिए फिर वो ऑडिट करें, तो टैब दे तो फिर सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। तो सोशल ऑडिट है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन चूंकि एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, सरकारी खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए सरकारें बचती हैं कि वो पैसा हम कहीं और उपयोग करें। लेकिन धीरे धीरे जो सरकार के पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मनरेगा है, और इसी तरीके की कुछ और योजनाओं में भी इसे लागू करना होगा। कुछ योजनाओं में जब अच्छे तरीके से लागू होने लगेगा तो बाकी योजनाओं में भी धीरे धीरे हम लोग इसको अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे आगे चल करके, क्योंकि फिर धीरे धीरे अधिकारी अभ्यस्त हो जाएंगे, चीज़ें तैयार हो जाएंगी, लोग भी डरने लगेंगे, तो फिर उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। तो इसलिए सोशल ऑडिट पर बल दिया जा रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल लागू नहीं है मनरेगा को छोड़ करके। तो भारत सरकार की अन्य योजनाओं में भी लागू होना चाहिए। लिखो मनरेगा, लिखो या सोशल ऑडिट लिखो, सॉरी, सामाजिक लेखा परीक्षण लिखो, लिखो आय व्यय का विवरण तैयार करना, आय व्यय का विवरण तैयार करना, आय व्यय का विवरण तैयार करना लेखा परीक्षण कहलाता है। आय व्यय का विवरण तैयार करना लेखा परीक्षण कहलाता है। आय व्यय का विवरण तैयार करना लेखा कहलाता है, सॉरी, आय व्यय का विवरण तैयार करना लेखा कहलाता है। और आय व्यय का विवरण तैयार करना लेखा कहलाता है, और इस लेखे की जांच पड़ताल करना, और इस लेखे की जांच पड़ताल करना लेखा परीक्षण कहलाता है। इस लेखे की जांच पड़ताल करना लेखा परीक्षण कहलाता है। इस लेखे की जांच पड़ताल करना लेखा परीक्षण कहलाता है। जब जब लेखा परीक्षण जब लेखा परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाए, जब लेखा परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाए कि किए गए वैसे किए गए वैसे कितने सामाजिक उद्देश्य पूरे हुए हैं, किए गए वैसे कितने सामाजिक उद्देश्य पूरे हुए हैं, या वैसे समाज को कितना लाभ मिला है, या वैसे समाज को कितना लाभ मिला है, तो इसे सामाजिक लेखा परीक्षण कहा जाता है। तो इसे सामाजिक लेखा परीक्षण कहा जाता है। तो इसे सामाजिक लेखा परीक्षण कहा जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम में गई अनियमितताओं का की गई अनियमितताओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है, आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें लाभार्थियों का फीडबैक भी शामिल होता है, क्योंकि इसमें लाभार्थियों का फीडबैक भी शामिल होता है। इस प्रकार यह लोगों की भागीदारी से किया जाने वाला लेखा परीक्षण है। इस प्रकार यह लोगों की भागीदारी से किया जाने वाला लेखा परीक्षण है। इस प्रकार यह लोगों की भागीदारी से किया जाने वाला लेखा परीक्षण है। यही कारण है यही कारण है कि सामाजिक लेखा परीक्षण सामाजिक लेखा परीक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही का यही कारण है कि सामाजिक लेखा परीक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही का शक्तिशाली उपकरण भी सिद्ध हुआ है।
सामाजिक लेखा परीक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही का शक्तिशाली उपकरण भी सिद्ध हुआ है। अब लिखो भारत में सामाजिक लेखा परीक्षण। भारत में सामाजिक लेखा परीक्षण लिखो, पहला पॉइंट लिखो, केंद्र सरकार की मात्र एक योजना में सामाजिक लेखा परीक्षण लागू किया गया है। केंद्र सरकार की मात्र एक योजना में सामाजिक लेखा परीक्षण लागू किया गया है। मनरेगा मनरेगा कार्यक्रम की जांच या मनरेगा कार्यक्रम का ऑडिट सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। मनरेगा कार्यक्रम का ऑडिट, मनरेगा कार्यक्रम की जांच सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से की जाती है। राज्य सरकारों का यह दायित्व है, राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे सोशल ऑडिट के माध्यम से, सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से मनरेगा का ऑडिट संपन्न कराएं। मनरेगा का ऑडिट संपन्न कराएं। किंतु व्यवहार में सभी राज्यों में व्यावहारिक धरातल पर मनरेगा को लागू नहीं किया गया है। मनरेगा को लागू नहीं किया गया है। किंतु जहां मनरेगा को लागू किया गया है, वहां भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है। और 1 से 2% तक सीमित रह गया है। 1 से 2% तक सीमित रह गया है। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सोशल ऑडिट के लिए, सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेघालय राज्य ने राज्य की योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण करने के लिए कानून निर्मित किया है। तो ये हो गया सोशल ऑडिट। सीमाएं लिखो, कमियां लिखो, क्या सीमाएं हैं। पहला पॉइंट लिखो, सभी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को इसके अधीन नहीं लाया गया है। दूसरा पॉइंट लिखो, सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षण के कार्यों में अधिक संसाधन व्यय होगा। और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जबकि सरकारें मितव्ययता पर बल दे रही हैं। मितव्ययता मतलब खर्च कम करने पर बल दे रही हैं। तो ये सीमा है, लेकिन इसको अगर हम लोग दूर कर सकें तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता। अगला कॉन्सेप्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता। तो नाम से स्पष्ट है, एक व्यक्ति की भागीदारी हो शासन में। तो जब शासन और प्रशासन में व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो इसी को जन सहभागिता कहते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नीतियों के निर्माण से लेकर के कार्यान्वयन के स्तर तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब नीतियां बने तो लोगों से राय ली जाए, जब नीतियां लागू की जाए तो लोगों को शामिल किया जाए।
तो नीतियां बनाने में लोगों की राय ली जाए, लोगों को शामिल किया जाए, और नीतियां लागू करने में लोगों को शामिल किया जाए, लोगों को हिस्सेदार बनाया जाए। तो जब इस तरीके से लोगों की भागीदारी शामिल की जाती है, तो इसी को जन सहभागिता कहते हैं, पीपुल्स पार्टिसिपेशन कहते हैं। विगत वर्षों में जन सहभागिता पर लगातार बल दिया जाने लगा है, क्योंकि शासन में सुधार के लिए तो जरूरी है ही, यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और लोग सरकार के साथ भागीदारी नहीं निभाएंगे, तो बेहतर तरीके से लोकतंत्र का संचालन नहीं हो सकता। जैसे अभी लेह और लद्दाख में देखो, लोगों ने, ठीक है, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन मांग रखने का ये जो तरीका अपनाया सोनम वांगचुक के और उनके साथियों के नेतृत्व में, उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को हमले के लिए उकसाया, क्या ये किसी लोकतंत्र के लिए उचित है? नहीं है। इतना पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने, गाड़ियां फूंक डाली, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दिया, प्राइवेट गाड़ियां तोड़ डाली। इसकी भरपाई फिर सरकार को ही तो करनी पड़ेगी। सरकार टैक्स बढ़ाएगी, भरपाई करेगी, सरकार कहां से पैसा लेकर आएगी? तो डेमोक्रेसी संवाद से चलती है, विवाद से नहीं। हमारे यहाँ समस्या यह है कि अब डेमोक्रेसी को संवाद के बजाय विवाद से चलाने की कोशिश की जा रही है। तो विवाद डेमोक्रेसी चलाने का साधन नहीं है, संवाद है साधन, और संवाद किया जा रहा है, और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं। लद्दाख इतना सेंसिटिव एरिया है क्योंकि चीन कब्जा करना चाहता है पूरे लद्दाख पर। चीन की सेनाएं 4.5 साल लद्दाख की सीमाओं पर तैनात रही, युद्ध की मुद्रा में तैनात रही, सारे युद्ध के साजो सामान के साथ तैनात रही। इसलिए लद्दाख इतना सेंसिटिव एरिया है भारत के लिए कि वहां इतनी आसानी से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन तो गिद्ध निगाह लगाए बैठा है वहां पर। तो ऐसी दशा में संवाद के माध्यम से जो प्रॉस कॉन्स हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। बेहद घटिया काम किया उस आदमी ने। सोनम वांगचुक अपने आप को बुद्धिजीवी बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता कहता है, 4 लोगों को मरवा दिया उसने। 4 लड़कों की जान चली गई, किसकी वजह से गई? इसी की वजह से। इसके ऊपर तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सरकार में होता तो मैं तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज करवाता, क्योंकि इसने लोगों को उकसाया कि जाओ मरो। और अपराध के लिए उकसाना भी अपराध है। उकसाने के लिए कभी बांग्लादेश का हवाला दिया, कभी नेपाल का हवाला दिया, कभी अरब स्प्रिंग का हवाला दिया, जिससे कि युवा भड़के और हिंसा करें। हिंसा करेंगे तो मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। तो लोगों की जो भागीदारी है, वो भागीदारी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित होनी चाहिए, सकारात्मक तरीके से सुनिश्चित होनी चाहिए। निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में हिस्सेदार होना चाहिए लोगों को। और इसके आधार पर जब हम लोग शासन सत्ता का संचालन करें, तो इसको हम लोग जन सहभागिता कहते हैं। यही जन सहभागिता है कि सरकार लोगों की भागीदारी से चलाई जाए, प्रशासन लोगों की भागीदारी से चलाया जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी, सरकार और अधिकारियों को अपने मनमानेपन करने की छूट उतनी ही खत्म हो जाएगी। वो उतना ज़्यादा मनमानेपन पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार हैं, लोगों की निगरानी में सब कुछ काम हो रहा है। लोगों की भागीदारी का मतलब है कि एक तरीके से ऐसे समझ लो कि सरकारी अधिकारी और सरकार लोगों की निगरानी में काम करेगी। लोग एक सीसीटीवी कैमरे की तरीके से लगे रहेंगे। तो अगर लोगों की निगरानी में काम हो रहा है, तो अपने आप समस्याएं समाधान हो जाएंगी। भ्रष्टाचार की समस्या, अनियमितता की समस्या, सरकारी अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार की समस्या, उनके द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की समस्या, और जब ये सब समाप्त हो जाएगा, तो अपने आप पारदर्शिता और जवाबदेही आ जाएगी। जवाबदेही अपने आप बढ़ जाएगी। सरकारी अधिकारियों का व्यवहार जो गैर जिम्मेदाराना है, वो जिम्मेदाराना हो जाएगा, जिम्मेदार व्यवहार हो जाएगा। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन प्रभावी तरीके से भागीदारी बढ़ाने का न केवल साधन है, बल्कि ये पारदर्शिता और जवाबदेही का शक्तिशाली साधन बनकर के उभरा है। लोकतंत्र को मजबूत करने का साधन तो है ही, क्योंकि लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा, जितना लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। जितना अधिक से अधिक लोग भागीदार होंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत हो सकेगा, उतना प्रभावी हो सकेगा। तो लिखो जन सहभागिता। लिखो सरकार की गतिविधियों में, सरकार की गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, या शासन एवं प्रशासन में, ऐसे भी लिख सकते हो, शासन एवं प्रशासन में, शासन एवं प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, शासन एवं प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना जन सहभागिता कहलाता है। जन सहभागिता कहलाता है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि विधि निर्माण, नीति निर्माण से लेकर, इसका अर्थ है कि विधि निर्माण, कानून निर्माण, नीति निर्माण से लेकर विधियों को लागू करने, कानूनों को लागू करने, नीतियों को लागू करने, कानूनों को लागू करने, नीतियों को लागू करने जैसे कार्यों में, जैसे कार्यों में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सॉरी, लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसका प्रभाव लिखो, जन सहभागिता का प्रभाव क्या होगा। पहला पॉइंट लिखो, क्योंकि लोगों की भागीदारी से, क्योंकि लोगों की भागीदारी से
नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन होगा। नीतियों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी से नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन होगा। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप अधिकारियों की निरंकुशता, भ्रष्टाचार, अधिकारियों की निरंकुशता, भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी। अधिकारियों की निरंकुशता व भ्रष्टाचार के मामले में कमी आएगी। अगला पॉइंट, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि होगी। पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन होगा। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन होगा। अतः लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। अतः लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो अब लिखो क्या समस्याएं हैं जन सहभागिता में, समस्याएं क्या क्या। पहला पॉइंट लिखो समस्याओं में, लोगों में प्रायः जागरूकता का अभाव रहा है। अब देखो तोड़फोड़ कर डाली, इसको जागरूकता थोड़ी कहेंगे। लोगों में प्रायः जागरूकता का अभाव रहा है। अगला पॉइंट लिखो, पूर्ण साक्षरता का अभाव है। पूरी तरीके से साक्षरता भी नहीं है देश में। पूर्ण साक्षरता का अभाव है। एक चौथाई जनता निरक्षर है। लगभग एक चौथाई जनता निरक्षर है। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिशकालीन कानून, ब्रिटिशकालीन कानून और ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति विद्यमान है। ब्रिटिशकालीन कानून एवं ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति विद्यमान है। अंग्रेजी काल के कानून है और अंग्रेजी काल की कार्य संस्कृति है। अगला पॉइंट लिखो, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में, प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए हैं। प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए हैं। भाई अंग्रेजी काल का ढांचा बदलना पड़ेगा, लेकिन संशोधन किया ही नहीं गया जरूरत के मुताबिक। उपाय लिखो, क्या उपाय करना होगा जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए। पहला पॉइंट लिखो, लोगों को पूर्ण रूप से साक्षर बनाया जाए। लोगों को पूर्ण रूप से साक्षर बनाया जाए, कमा मूल्य आधारित शिक्षा दी जाए, मूल्य आधारित शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जाए, और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जाए, और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जाए। अगला पॉइंट लिखो, लोगों में जागरूकता का विकास किया जाए। लोगों में जागरूकता का विकास किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, विधि निर्माण से लेकर कार्यान्वयन के स्तर तक, विधि निर्माण से लेकर कार्यान्वयन के स्तर तक लोगों की भागीदारी के, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाए। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, कठोर प्रशासनिक सुधार किए जाए। कठोर प्रशासनिक सुधार किए जाए जिससे ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति में परिवर्तन आ सके, जिससे ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति में परिवर्तन आ सके। तो छोटा सा टॉपिक है जन सहभागिता, और ये कहीं भी प्रयोग होता है जन सहभागिता। अक्सर जन सहभागिता को दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे नीतियों के निर्माण में जन सहभागिता, नीतियों के कार्यान्वयन में जन सहभागिता। तो इस तरीके से जन सहभागिता को अलग अलग कॉन्सेप्ट से जोड़कर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन शिकायत निवारण तंत्र, या लोक भी लिख देते हैं, लोक या जन, पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम। पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम, लोक शिकायत या जन शिकायत निवारण तंत्र। इसका मतलब है लोगों की शिकायतों को दूर करना है। लोगों की शिकायतों को दूर करने वाला तंत्र, ऐसी व्यवस्था जिससे लोगों की शिकायतें दूर हों। तो ऐसी व्यवस्था जिससे लोगों की शिकायतें दूर हों, उसी को जन शिकायत या लोक शिकायत निवारण तंत्र कहते हैं। जब सरकारी अधिकारी और सरकारी मशीनरी लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करने के दौरान
लोगों की अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शिकायतें कई तरीके की हो सकती हैं। एक तो भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे बड़ी शिकायत है इस देश में कि भाई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। दूसरा, अधिकारियों के मनमाने व्यवहार की शिकायत कि अधिकारी मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। तीसरा, अधिकारियों के दुर्व्यवहार की शिकायत कि अधिकारी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इत्यादि अनेक शिकायतें हो सकती हैं। तो जब हम लोग अधिकारियों की इन शिकायतों को कहीं किसी सिस्टम पर भेज सकें और उनसे समाधान प्राप्त कर सकें, तो इसी को लोक शिकायत निवारण तंत्र कहेंगे। अगर हम पारदर्शिता और जवाबदेही लाना चाहते हैं, इसका मतलब है सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, तो बिना जनता को शिकायत का मौका दिए हुए यह सुधार नहीं लाया जा सकता। जनता को शिकायत के समाधान का मौका देना ही पड़ेगा, अवसर देना ही पड़ेगा। इसलिए लोक शिकायत निवारण तंत्र भी पारदर्शिता और जवाबदेही का एक शक्तिशाली साधन बनकर के प्रकट होता है। सबसे पहले स्वीडन ने इस दिशा में कदम उठाया और स्वीडन ने ओम्बुड्समैन का गठन किया। ओम्बुड्समैन 1809। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द नहीं है। ये इंग्लिश का शब्द नहीं, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है विधायिका की ओर से जनता की शिकायतें विधायिका की ओर से, सरकार की ओर से नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ ही तो शिकायत सुनी जानी है। शिकायत तो सरकार के खिलाफ ही सुनी जानी है। तो सरकार का ये अधिकारी नहीं होना चाहिए, ये सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए, इसको सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करना चाहिए, इसको काम करना चाहिए संसद के नियंत्रण में। संसद के नियंत्रण में काम करना चाहिए। क्यों इसको संसद के नियंत्रण में काम करना चाहिए? विधायिका के नियंत्रण में क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि विधायिका ही जन प्रतिनिधियों की सभा है। भाई हम अपने समस्याओं का प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, अपनी आवश्यकताओं का प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं कि भाई जाओ हमारे लिए अच्छा कानून बनाना, हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाना, हमारे लिए अच्छा निर्णय लेना। यही तो पर्पज है। तो इस प्रकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही, लोकतंत्र की तो यही मर्यादा है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि जनता की शिकायतों का समाधान हो सके। अब यह बात अलग है कि लोकतंत्र में पतन आ गया है। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें सबसे ज्यादा शिकायतें उन्हीं से हैं, क्योंकि तरह तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं। वो बताने की जरूरत नहीं है कैसी कैसी समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यह कल्पना तो नहीं थी डेमोक्रेसी में कि जिनको चुनेंगे वही तांडव करेंगे, वही बदमाशी करेंगे। कल्पना तो यह है कि भाई जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो सरकारी अधिकारियों को नियंत्रित करेंगे, जिससे सरकारी अधिकारी जनता के हित के लिए काम करेंगे। कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का यही है, लोकतंत्र की अवधारणा यही है। तो इस आधार पर पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, निर्मित किया गया है। तो ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से उपजा। 1809 में पहली बार स्वीडन ने ओम्बुड्समैन की शुरुआत की और एक अधिकारी तैनात किया जो सरकार से स्वतंत्र होगा, सरकार से निष्पक्ष होगा, सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करेगा और इस पर अगर नियंत्रण होगा तो विधायिका का होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कानून बनाया जाएगा और कानून के अधीन इसका गठन होगा। संसद कैसे कंट्रोल करती है, विधायिका कैसे कंट्रोल करती है, उसका काम है कानून बनाना। तो इसका मतलब है कि एक कानूनी संस्था होगा, कानून बनाया जाएगा, कानून के तहत इसका गठन किया जाएगा और सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर के ये अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। इस तरीके से ओम्बुड्समैन की कल्पना की गई। अब इसी ओम्बुड्समैन को विश्व के अलग अलग देशों में लागू करने का प्रयास किया गया। अलग अलग देशों ने अलग अलग फॉर्मेट अपनाए हैं। ये तो स्वीडन की बात हो गई जहां से ये संकल्पना शुरू हुई। बाकी अन्य देशों ने अपने यहां समस्या के समाधान के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे फ्रांस ने प्रशासनिक न्यायालय बनाया है, उसको फ्रेंच भाषा में काउंसिल डी टॉ कहते हैं। फ्रेंच भाषा में काउंसिल डी टॉ कहते हैं। तो प्रशासनिक न्यायालय बनाया है। प्रशासनिक न्यायालय में दो तरीके की शिकायतें आती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को कोई शिकायत है तो वो भी अपनी शिकायत कर सकते हैं, और अगर जनता को कोई शिकायत है प्रशासनिक अधिकारियों से तो वो भी शिकायत कर सकते हैं। पूरी हायरार्की ही अलग है जनता की शिकायतें सुनने की। सामान्य न्यायालय से कोई लेना देना नहीं, नहीं जाना सामान्य न्यायालय। तो उन्होंने ये व्यवस्था अपनाई। ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री कमिश्नर तैनात किया। संसदीय आयुक्त की व्यवस्था अपनाई। ब्रिटेन में एमपी फिल्टर सिस्टम है। किसी भी व्यक्ति को अगर प्रशासनिक विभागों से कोई शिकायत है तो वो शिकायत उसे अपने सांसद से करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वो शिकायत उसे अपने सांसद से करनी होगी। वो सांसद का कार्यालय व्यक्ति की शिकायतों का समाधान करवाएगा
और अगर वो समाधान नहीं करवा पाता है तो वो उस शिकायत को, लंदन में एक अधिकारी बैठता है, उसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर कहते हैं, लंदन में बैठता है, तो लंदन में बैठने वाले पार्लियामेंट्री कमिश्नर के पास भेज देगा। अब पार्लियामेंट्री कमिश्नर इसको कानून के तहत गठित किया गया है, कानूनी अधिकारी है। सांसद से जो शिकायत पाएगा उस शिकायत का समाधान करेगा और शिकायत का समाधान करके ब्रिटेन की संसद को बताएगा, संसद का आयुक्त है कि भाई देखो हमको ये शिकायत मिली थी और हमने शिकायत का ये समाधान करवा दिया। तो इस तरीके से अलग अलग देशों ने अलग अलग व्यवस्था की है। भारत में इसके लिए जो सुझाव दिया गया कि केंद्र के लिए लोकपाल बनाया जाए और राज्यों के लिए लोकायुक्त बनाया जाए। केंद्र के अधिकारियों की शिकायत सुनने के लिए लोकपाल हो और राज्यों की शिकायत सुनने के लिए लोकायुक्त हो। राज्यों में तो लोकायुक्त 1970 के दशक से बनने लगे, लेकिन केंद्र में नहीं बनाया गया। जब एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में, कितना अहिंसक आंदोलन था, शांतिपूर्वक आंदोलन था। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को सीखना चाहिए। देशव्यापी आंदोलन था बिना हिंसा के। वो अपने आप को गांधीवादी कहता है सोनम वांगचुक, गांधीवादी नहीं, गधा है। अन्ना हजारे ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करवाया बिना हिंसा के, कहीं एक हिंसा नहीं हुई। सरकार को झुकना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। और ये केवल लेह और लद्दाख के कुछ हजार लोगों को लेकर के, कितनी पॉपुलेशन है वहां पर, और वो हिंसा करा रहा है, तो उसका मकसद हिंसा कराना है बेसिकली। वरना आंदोलन तो शांतिपूर्वक होते हैं और सरकार पर दबाव बनता है, सरकार झुकती है, मानती है, विवश होती है। अन्ना हजारे का आंदोलन तो इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है, इसकी जीती जागती तस्वीर है। एक हिंसा नहीं हुई कहीं भी। तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट शुरू हुआ भ्रष्टाचार के विरुद्ध और 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त कानून बना दिया गया। और लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्त राज्यों के लिए है, कानूनी संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब यहां समस्या यह है कि हमने लोकपाल और लोकायुक्त बना तो दिया, लेकिन ये केवल एक शिकायत सुनता है और वह है करप्शन की शिकायत। ये केवल एक शिकायत सुनता है, करप्शन की शिकायत, बाकी शिकायत नहीं सुनता ये। जबकि विभागों से हमारी शिकायत केवल करप्शन की नहीं होती, केवल रिश्वत की नहीं होती। रिश्वत या भ्रष्टाचार के अलावा भी हमारी शिकायत है। अधिकारी ने फाइल रख ली है, उस पर निर्णय ही नहीं ले रहा है, देरी होती चली जा रही है, विलंब होता चला जा रहा है, टाल मटोल टरकाना, टाल मटोल करना, हिला हवाली करना करता जा रहा है, निर्णय नहीं ले रहा है। ये भी तो एक तरीके की शिकायत है। मनमाने निर्णय ले रहा है, ये भी तो एक तरीके की शिकायत है। दुर्व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ, ये भी तो एक तरीके की शिकायत है। ये कहां करेंगे? इसको भी तो करने की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार ही एकमात्र की शिकायत नहीं है। लेकिन चलो, कम से कम आज़ादी के इतने साल, 6 दशक लगभग बीत जाने के बाद हमारी सरकारों को ये अकल तो आई, भले ही आंदोलन के बाद अकल आई, कि पूरे देश में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। इसके पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है, बेकार की संस्था है, बेहद घटिया संस्था है। कभी भी वो भ्रष्टाचार को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई, केवल और केवल दिखावटी संस्था है वो। उसका भ्रष्टाचार कंट्रोल करने में जीरो कंट्रीब्यूशन है, कोई योगदान नहीं है इस देश में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग तो बनाया गया, लेकिन बेकार की संस्था है। उसकी उम्र भी बढ़ रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की उम्र भी बढ़ रही है और देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। ऐसी संस्था नहीं चाहिए। ऐसी संस्थाओं को खत्म कर देना बेहतर है, क्योंकि वो हमारे देश का बजट खा रही हैं, पैसा बर्बाद कर रही हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए एक इफेक्टिव बॉडी होना बेहद जरूरी है, एक प्रभावी संस्था होना बेहद जरूरी है। तो ये तो भ्रष्टाचार की बात हो गई। लेकिन बाकी शिकायतें मैंने बताया, अब बाकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। क्या कदम उठाया गया? जैसे सीपी ग्राम्स बनाया गया, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस redressal and monitoring सिस्टम। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत सीपी ग्राम्स बनाया गया है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। ये सीपी ग्राम्स लोगों की शिकायतें लेता है, सुनता है और उनका समाधान प्रोवाइड कराता है, उनका समाधान उपलब्ध कराता है। पहले जब सीपी ग्राम्स बनाया गया था तो यह तय किया गया था कि भाई 60 दिन के भीतर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान 60 दिन के भीतर किया जाएगा, 60 डेज के भीतर किया जाएगा। लेकिन अब समय कम कर दिया गया, धीरे धीरे 45 दिन किया गया, 30 दिन कर दिया गया। लेकिन जो सीपी ग्राम्स की कार्यशैली है, उस कार्यशैली से यह पता चलता है कि सीपी ग्राम्स ने समस्याओं का समाधान सामान्यतः 21 दिन में उपलब्ध कराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का बड़ा प्रेशर है सीपी ग्राम्स पर। वो हर महीने फीडबैक लेते हैं सीपी ग्राम से, हर महीने रिपोर्ट लेते हैं कि कितनी शिकायतें दर्ज हुई। सीपी ग्राम्स के पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑफलाइन भी भेज सकते हो सरकारी विभाग में, वरना ऑनलाइन पोर्टल है। सीपी ग्राम्स का ऐप भी बन गया है, आप वेबसाइट पर जाकर के उसको लॉगिन कर सकते हो, या जो ऑनलाइन या ऐप है उस ऐप को लॉगिन कर सकते हो और अपनी कोई भी शिकायत आप दर्ज कर सकते हो। भारत सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की जा सकती है। जो भारत सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो उसका समाधान मिल जाता है। नॉर्मली भारत सरकार के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज होती है तो सामान्यतः उसका समाधान मिल जाता है।
राज्य सरकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो उसमें समस्या आती है, क्योंकि अगर राज्य सरकारें पश्चिम बंगाल जैसी हैं, वो तो बिल्कुल नहीं सुनती, वहां से तो किसी को कोई समाधान नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। या उसके अलावा भी ये देखा गया है, केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि उसके अलावा ये देखा गया है, क्योंकि ये सीपी ग्राम्स केंद्र सरकार का पोर्टल है, भारत सरकार का पोर्टल है, इसलिए राज्यों ने यह रवैया अपना लिया है कि वे उन शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं करते हैं जो राज्य से जुड़ी हुई शिकायतें हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे केंद्र के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि सीपी ग्राम्स पोर्टल जनता के हितों पर ध्यान नहीं है किसी का, जनता के हितों की चिंता नहीं है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार का पोर्टल है, शिकायत भारत सरकार में की गई है, केंद्र सरकार में की गई है, अगर समाधान होगा तो भारत सरकार के नंबर बढ़ जाएंगे, भारत सरकार के प्रति लोगों का रवैया बेहतर होगा। नतीजा यह है कि कुछ राज्यों की सरकारें सीपी ग्राम्स पोर्टल को लेकर के बेहद असंवेदनशील हैं। तो अगर राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत जाती है तो हो सकता है आपको समाधान न मिले, लेकिन अगर भारत सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत है तो समाधान की गारंटी है, तो समाधान मिलता है। कैसे दर्ज कर सकते हैं? सीपी ग्राम्स का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए फोन में, या उसकी वेबसाइट पर चले जाइए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना करके वहां विभाग सेलेक्ट करना पड़ेगा, मंत्रालय सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस मंत्रालय से संबंधित आपकी शिकायत है, रीजन क्या है, शिकायत क्या है, उसकी डिटेल लिखिए, कोई डॉक्यूमेंट है अगर उससे रिलेटेड तो अपलोड कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, और सबमिट कर दीजिए। अब प्रधानमंत्री की पहल का असर यह है कि 21 दिन के भीतर काम हो जाता है, शिकायत का समाधान हो जाता है। मेरा निजी अनुभव है, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया इस बारे में, तो लोगों ने भी शेयर किया कि भारत सरकार से संबंधित शिकायतों का समाधान मिल जाता है, राज्य सरकार की शिकायतों का समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि सीपी ग्राम्स के पास वो ताकत नहीं है कि वो राज्य सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाए और कहे कि तुम समाधान दो। और हमारी जो ज्यादातर शिकायतें हैं राज्य सरकारों के खिलाफ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सारी चीजें। तो ये एक इसका बहुत बड़ा चैलेंज है कि राज्य सरकारें सुनती नहीं है, क्योंकि सीपी ग्राम्स क्या करता है, आपने शिकायत दर्ज की, वो उस शिकायत को देखता है किस विभाग मंत्रालय से संबंधित है, वो उसको रेफर कर देता है, उसको भेज देता है और उससे कार्यवाही की रिपोर्ट मांगता है। अब राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं वो भारत सरकार के अधीन तो आते नहीं है, और ये भारत सरकार का पोर्टल है, तो राज्य सरकारों के अधिकारियों की जो मर्जी वो अपना करें, जवाब दें न दें, जवाब दे दें हमने कर दिया, न करें, उनकी मर्जी, हु केयर्स, कौन केयर करने वाला है। तो इसलिए राज्यों के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं तो वहां समाधान मिले ये गारंटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो समाधान मिलता है, इसमें लगभग गारंटी है। तो सीपी ग्राम्स बनाया तो गया है, लेकिन यह भारत सरकार के विभाग के अंतर्गत सरकारी आदेश से बना है। सरकार को चाहिए ये कानून बना दिया जाए और इसे एक कानूनी संस्था बना दिया जाए और कानूनी रूप से लोगों की नियुक्ति की जाए इसमें। और जब कानूनी रूप से लोग इसमें अपॉइंट होंगे, विधिक रूप से इसमें लोगों को चुना जाएगा, तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, भारत सरकार के प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं रह जाएगा, और भारत सरकार के प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं रह जाएगा तो फिर राज्य सरकारों के पदाधिकारियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसलिए सीपी ग्राम्स में सुधार करने की जरूरत है। एक तो इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि अभी ये भारत सरकार का पोर्टल है, इसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पोर्टल बनाना होगा, इसे एक कानूनी दर्जा देना होगा अलग से, तो ये प्रावधान करना चाहिए सीपी ग्राम्स को लेकर के। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों की शिकायतों पर बेहतर समाधान मिल सके, इसके लिए कदम भी उठाना होगा। ये तो कदम उठाया गया है सीपी ग्राम्स के बारे में भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उन अलग अलग मंत्रालयों ने भी भूमिका निभाई है। अलग अलग मंत्रालयों ने कैसे भूमिका निभाई है? जैसे रेल मदद, आप ट्रेन से सफर तो करते ही होंगे, तो एक रेल मदद ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो। अगर आपको रेलवे में किसी भी तरीके की कोई समस्या है सफर करने के दौरान, यात्रा करने के दौरान, आप उस रेल मदद ऐप पर शिकायत भेजिए, 10 मिनट के भीतर आपको समाधान मिलेगा, विद इन 10 मिनट्स, उससे जल्दी भी हो सकता है, 10 मिनट के भीतर आपको समाधान मिलेगा। अगर रेलवे के अधिकारियों से कोई शिकायत है, वहां के कर्मचारियों से कोई शिकायत है, उसके जो टीटी है, टीटी से कोई शिकायत है, या फिर आपको कोई जरूरत है, भाई ट्रेन में जा रहे हैं, अचानक तबियत खराब हो गई, दवा चाहिए, नहीं है, किसी भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत है, किसी भी तरीके की नीड है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, रेल मदद जरूर डाउनलोड कर लीजिए जब भी रेल में सफर कीजिए। तो इस तरीके से सरकार ने लोगों की शिकायतें दूर करने का प्रबंध किया है, उपाय किया है, और इसका अच्छा असर भी दिखता है। लेकिन फिर वही बात है कि भारत सरकार के स्तर पर तो सब कुछ अच्छा है, व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि हमारी तो ज्यादातर शिकायतें राज्य सरकारों के खिलाफ हैं। राज्य सरकारों के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जमीन, भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो हमारी सारी जरूरत की चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हम कंप्लेंट कहां करें? कुछ स्टेट ने इस दिशा में अलग अलग कदम उठाए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलग अपना पोर्टल बना रखा है, मुख्यमंत्री का टेलीफोन नंबर कार्यालय का दिया गया है, आप वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां पर टीम बैठा दी गई है जो शिकायतें रिसीव करते हैं। हालांकि यहाँ एक कमी है
कमी यह है कि जो शिकायत रिसीव करने वाले लोग हैं वो कर्मचारी हैं, और उन शिकायतों वो शिकायतें जिनके खिलाफ है वो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं, या अगर लोकल कर्मचारी भी हैं, सिपाही हैं, क्लर्क हैं, तो वो इनके अधीन काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय अगर कोई कंप्लेन रिसीव करता है तो वो कंप्लेन उस जिले के जिलाधिकारी को भेजी जाती है, एसपी को भेजी जाती है, भाई तुम समाधान करो। सबसे ज्यादा शिकंजा तो इन्हीं पर कसने की जरूरत है, ये समाधान प्रोवाइड नहीं कराते। सब नहीं है ऐसे, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे भी हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी लोगों की शिकायतें दूर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो जिले के जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो ना तो लोगों की शिकायतें सुनते हैं, न दूर करने में कोई इंटरेस्ट लेते हैं। कभी कभार अपने को चमकाने के लिए भले ही एकाध शिकायतों पर ध्यान दे लेते हैं, जिससे मीडिया में थोड़े छाए रहें, अन्यथा लोगों की शिकायतों का समाधान करने में कोई बहुत रुचि प्रदर्शित नहीं करते। तो इस तरीके की सिचुएशंस हैं राज्यों में, राज्यों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। केंद्र के स्तर पर तो फिलहाल व्यवस्था ठीक है। अब सीपी ग्राम्स का ऐप है, इसको भी डाउनलोड करके रखिए। कहीं भी किसी विभाग से संबंधित कोई शिकायत तो भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है समाधान हो ही जाए। तो सीपी ग्राम्स है, विभागों से संबंधित, विभागीय अधिकारियों से संबंधित कोई भी शिकायत भेजिए। रेल मदद है, रेल से संबंधित शिकायत भेजिए। तो इस तरीके की ये ऐप तो सबके पास होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इन चीज़ों का इफेक्टिव यूज़ करेंगे तो अधिकारियों पर दबाव बनेगा। अधिकारियों को लगेगा कि भाई जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है और हमारी शिकायत हो जा रही है। शिकायत हो जा रही है तो फिर एक बार शिकायत हुई, काम नहीं हुआ, कुछ और लोगों ने शिकायत की, काम नहीं हुआ। जब बार बार उसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आ रही है तो फिर उस अधिकारी को हटाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए दबाव बनता है, अगर बार बार शिकायत आती है तो, ज़्यादा शिकायत आती है तो इसलिए ये अच्छा कदम है जो सीपी ग्राम्स है, जन शिकायत निवारण तंत्र का। लिख लो, जन शिकायत निवारण तंत्र लिखते हैं, लिखो। शासन प्रशासन की गुणवत्ता, शासन प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि, शासन प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए लोगों और शासन प्रशासन के बीच, लोगों और शासन प्रशासन के बीच अंतराकर्षण, इंट्रैक्शन में वृद्धि करनी होगी, अंतराकर्षण में वृद्धि करनी होगी। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब इस अंतराकर्षण से उत्पन्न होने वाली, इस अंतराकर्षण से उत्पन्न होने वाली लोगों के समस्याओं के, लोगों की शिकायतों के, लोगों की शिकायतों के समाधान का उपयुक्त प्रबंध किया जाए, लोगों की शिकायतों के समाधान का उपयुक्त प्रबंध किया जाए, लोगों की शिकायतों के समाधान का उपयुक्त प्रबंध किया जाए। अतः स्वीडन ने सर्वप्रथम जन शिकायत निवारण तंत्र की संकल्पना विकसित की। स्वीडन ने सर्वप्रथम जन शिकायत निवारण तंत्र की संकल्पना विकसित की, जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। यह विधायिका की ओर से, यह विधायिका की ओर से जनता की शिकायतों, यह विधायिका की ओर से जनता की शिकायतों का समाधान करने वाला प्राधिकारी है। यह विधायिका की ओर से जनता की शिकायतों का समाधान करने वाला प्राधिकारी। अब लिखो भारत में जन शिकायत निवारण तंत्र। भारत में जन शिकायत निवारण तंत्र लिखो। भारत में, पॉइंट में लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखो, भारत में भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिए, भारत में भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 निर्मित किया गया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 निर्मित किया गया है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से केंद्र में, इसके माध्यम से केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो,
भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कार्मिक मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अधीन सीपी ग्राम्स, सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी तंत्र, सीपी ग्राम्स की स्थापना की गई। सीपी ग्राम्स पर भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विरुद्ध, सीपी ग्राम्स पर भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। सीपी ग्राम्स पर भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर ऐसी शिकायतों का समाधान उपलब्ध कराया जाता है। 30 दिन के भीतर ऐसी शिकायतों का समाधान उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विभिन्न मंत्रालयों ने आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों ने आवश्यकता के अनुसार समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप जारी किए हैं, अलग अलग मोबाइल ऐप जारी किए हैं, जिनके माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं, जिनके माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं। अब लिखो सीमाएं या कमियां लिखो कि जन शिकायत निवारण तंत्र में कमियां क्या हैं। पहला पॉइंट लिखो, ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति एवं कानून, ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति एवं कानून, ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति के लक्षण, ऐसे लिखो, ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति के लक्षण आज भी विद्यमान है। ब्रिटिशकालीन कार्य संस्कृति के लक्षण आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि शासन प्रशासन में अभिजात वर्गीय लक्षण, शासन प्रशासन में अभिजात वर्गीय लक्षण विद्यमान है, अभिजात वर्गीय लक्षण विद्यमान है। अगला पॉइंट लिखो, प्रशासनिक सुधारों का अभाव रहा है, प्रशासनिक सुधारों का अभाव रहा है। अगला पॉइंट लिखो, गोपनीयता पर बल देने की प्रवृत्ति रही है, गोपनीयता पर बल देने की प्रवृत्ति रही है, अर्थात पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा है, पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा है। अगला पॉइंट लिखो, सीपी ग्राम्स पोर्टल भारत सरकार का पोर्टल है, भारत सरकार का पोर्टल है। अतः एक और वह भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त नहीं है, या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। और दूसरी ओर राज्य सरकार के विरुद्ध शिकायतों का उचित समाधान उपलब्ध नहीं करा पाता, राज्य सरकार के विरुद्ध शिकायतों का उचित समाधान उपलब्ध नहीं करा पाता। तो लिखो उपाय, क्या सुझाव होने चाहिए, उपाय क्या है। उपाय में पहला पॉइंट लिखो, जन शिकायत निवारण तंत्र सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, जन शिकायत निवारण तंत्र सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अतः संसद के कानून के द्वारा इसका गठन किया जाना चाहिए, अतः संसद के कानून के द्वारा इसका गठन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, शिकायत का उचित समाधान न मिलने पर, शिकायत का उचित समाधान न मिलने पर अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल, अगले स्तर की कार्यवाहियों का उचित प्रावधान होना चाहिए,
अगले स्तर की कार्यवाहियों का उचित प्रावधान होना चाहिए। तो ये हो गया सीपी ग्राम्स के बारे में और जन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में। अब जो अंतिम टॉपिक है इस यूनिट का वो है विसिल ब्लोअर को संरक्षण। विसिल ब्लोअर को संरक्षण क्या होता है? विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर किसे कहते हैं? विसिल ब्लोअर मतलब होता है, जैसे विसिल मतलब होता है सीटी, है ना? विसिल ब्लोइंग का मतलब होता है सीटी बजाना, तो विसिल ब्लोअर का मतलब हो गया सीटी बजाने वाला। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन सही अर्थों में विसिल ब्लोअर का मतलब हो गया आवाज उठाने वाला, जो किसी भी संगठन के कमजोरियों को सामने लाए कि संगठन में कहीं किसी ने गड़बड़ी की है, रिश्वत ली है, मनमानापन किया है, जो भी किसी संगठन की जो कमजोरियां हैं, संगठन की कमजोरियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को, संगठन की कमजोरियों को सामने लाने वाले को विसिल ब्लोअर कहते हैं। तो अगर हमें किसी संगठन को सुधारना है, अगर हमें किसी संगठन को सुधारना है, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही लानी है, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, तो हमें उस संगठन में ऐसे लोगों को संरक्षण देना होगा जो संगठन की कमियों को बताने का काम करते हैं कि भाई देखो ये कमी है हमारे संगठन में। क्योंकि जब संगठन की कमी पता चलेगी तभी उसका समाधान होगा। जब तक कमी नहीं पता चलेगी तब तक समाधान नहीं होगा। तो संगठन की कमियां पता चलना जरूरी है उपयुक्त समाधान के लिए। तो संगठन की कमियों को पता लगाया जाए, उनका उपयुक्त समाधान किया जाए, इसी के लिए विसिल ब्लोअर को संरक्षण दिया जाता है। दो तरीके से विसिल ब्लोइंग होती है। एक तो संगठन में अधीनस्थ कर्मचारी ने देखा कि भाई संगठन में कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उसने इस बात की सूचना अपने सीनियर अधिकारी को दे दी, अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे दी विभाग में ही, तो इसको इंटरनल विसिल ब्लोइंग कहते हैं। इंटरनल विसिल ब्लोइंग कहते हैं। लेकिन अगर उसे लगा कि नहीं, इसकी सूचना तो मीडिया को देनी चाहिए, पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ करेगा ही नहीं ऊपर सूचना देने के बाद, तो अगर सूचना बाहर दी जाए, संगठन के बाहर दी जाए, तो उसे एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग कहते हैं। इंटरनल, आंतरिक और एक्सटर्नल, दो तरीके की विसिल ब्लोइंग होती है। क्योंकि विसिल ब्लोइंग करने के माध्यम से, विसिल ब्लोइंग को प्रोत्साहित करेंगे तो संगठन की कमियां खुलकर आएंगी, सामने आएंगी, तो उन पर बेहतर समाधान के अवसर मिलेंगे, नहीं तो समाधान के अवसर ही नहीं मिलेंगे। इसलिए अमेरिका ने पहली बार विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1989 में। जब अमेरिका ने बनाया तो फिर अन्य देशों ने भी सोचा कि भाई बनाना पड़ेगा। हमारे यहां विसिल ब्लोअर का मामला उत्पन्न हुआ सत्येंद्र दुबे की हत्या से। 2002-3 की बात है। सत्येंद्र दुबे एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियर थे, और जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और ये सब शुरू किया था, सड़कों का नेटवर्क आधुनिक बिछाना, तो उस परियोजना में वो बिहार में इंजीनियर के रूप में तैनात थे, अधिकारी के रूप में तैनात थे, गया वाली रेंज में। उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत करप्शन है, न तो जो नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, ना सड़कों की मोटाई पर ध्यान दिया जा रहा है, ना गिट्टी की क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही, बस केवल खाना पूर्ति की जा रही है, सारा पैसा लूट ले रहा है ठेकेदार। उन्होंने इस बात की शिकायत वहां के लोकल अधिकारियों से करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि ये सब मिले हुए हैं, उनको भी पता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, उनको भी ऑफर मिला कि तुम भी पैसा ले लो, हमको भी मिलता है, ठेकेदार ने हमको भी दिया, तुम भी ले लो। तो सत्येंद्र दुबे को लगा ये तो बहुत गलत है। उन्होंने इस बात की शिकायत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली को की। यहां से जानकारी लीक हो गई और एनएचएआई के अधिकारियों को बता दिया गया कि भाई सत्येंद्र दुबे ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है। नतीजा ये हुआ कि वहां के जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने सत्येंद्र दुबे को गोली मार दी और सत्येंद्र दुबे की हत्या हो गई। हालांकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में पहले भी होती रहती थी, लेकिन कर्मचारियों वगैरह की हत्या होती थी कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन चूंकि ये सत्येंद्र दुबे की हत्या थी, सत्येंद्र दुबे आईआईटीएन थे, इसलिए सारे आईआईटीएन के इंजीनियर सिख हो गए। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि ऐसे तो फिर कोई सरकार में आएगा नहीं तुम्हारे यहाँ काम करने, अगर तुम हम लोगों को सुरक्षा नहीं दोगे तो कोई भी आईआईटीएन सरकार में नहीं आएगा भूमिका निभाने, काम करने के लिए। चूंकि एलुमनाई मजबूत है, आईआईटी का दबाव पड़ा। इसी दौरान आगे 2 साल के बाद पी मंजूनाथ की एक पेट्रोल पंप के मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो वहां जांच करने पहुंचे थे, मिलावटी पेट्रोल बेचता था वो, तो उसकी कंप्लेंट पहले पहुंचा दी गई कि भाई जा रहे हैं मंजूनाथ। तो वो पहले से ही लोगों के साथ मौजूद था। जैसे मंजूनाथ पहुंचे, उसने ऑफर किया कि भाई ले दे करके छोड़ दो, उन्होंने मना कर दिया, गोली मार दी। वो आईएम के स्टूडेंट थे, आईएम लखनऊ के स्टूडेंट थे, तो आईएम का जो एलुमनाई था वो दबाव बनाने लगा सरकार पर कि ये तो गलत बात है। तो जब आईआईटी, आईआईएम, इन लोगों का दबाव सरकार पर बनने लगा, तो हमारी सरकार को थोड़ी बहुत चेतना आई कि अच्छा, मंजूनाथ की हत्या 2005-6 के बाद तो फिर भारत में विसिल ब्लोअर की जरूरत महसूस की जाने लगी कि विसिल ब्लोअर को संरक्षण दिया जाए, लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। नतीजा ये हुआ, इतना दबाव बनने के बाद 2014 में भारत की संसद ने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया। लगभग 10 साल बीत जाने के बाद कानून बना, लेकिन ठीक है, बना, देर से ही बना, और 2014 में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया।
अब विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति विसिल ब्लोइंग करेगा, जिस अधिकारी से करेगा, उस अधिकारी को उसकी आइडेंटिटी गोपनीय रखनी होगी, सीक्रेट रखनी होगी। अगर वो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है, प्रकट करता है, सार्वजनिक करता है, तो इसे एक अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 साल की सजा दी जाएगी उस अधिकारी को जिसने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरीके से ऐसे लोगों पर दंड का प्रावधान करके, जिनके पास उस व्यक्ति की जानकारी है, ऐसे लोगों पर दंड का प्रावधान करके विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का प्रावधान किया गया। तो विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और इसके लिए अधिनियम बना। हालांकि आगे चल करके इसमें थोड़ा सा और डिस्प्यूट भी हुआ। डिस्प्यूट इसलिए हुआ क्योंकि विसिल ब्लोअर में संशोधन भी प्रपोज किया गया कि जो सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और मंगल अभियान, अंतरिक्ष अभियान, डीआरडीओ, इन सबसे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर विसिल ब्लोअर को थोड़ा लिमिटेड किया जाए, विभाग के बाहर ना हो, क्योंकि विभाग के बाहर होने से फिर कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। क्योंकि सीआईए और जैसी जो विदेशी एजेंसियां हैं वो भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करती रहती हैं, किया है उन्होंने। तो किसी भी आदमी को, किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी इंटेलिजेंस के अधिकारी को, किसी भी नेता को रिश्वत खिला के वो अपने पक्ष में मिला सकते हैं और भारत के हितों के विरुद्ध यूज कर सकते हैं। किया गया है, केरल में ऐसा एक बार किया गया है। केरल के एक राजनेता को, बाद में वो राजनेता केरल का मुख्यमंत्री भी बना, भारत का रक्षा मंत्री भी बना। सीआईए ने पैसा खिला के उसे अपने फेवर में कर लिया और हमारे मंगल अभियान को पटरी से उतार दिया, वरना हम 10 साल पहले मंगल अभियान पूरा कर लेते। और जो मंगल अभियान के वैज्ञानिक थे उनको जेल में बंद करवा दिया। तो इसलिए इस बात पर बल दिया जा रहा है। फिलहाल अभी तक संशोधन हुआ नहीं है, यही अधिनियम है। तो लिखो विसिल ब्लोअर को संरक्षण। लिखो विसिल ब्लोअर का आशय, विसिल ब्लोअर का आशय ऐसे व्यक्तियों से है, विसिल ब्लोअर का आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो संगठन की कमजोरियों को, विसिल ब्लोअर का आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो संगठन की कमजोरियों को या अनियमितताओं को प्रकट करते हैं, जो संगठन की कमजोरियों को या अनियमितताओं को प्रकट करते हैं। यदि वे संगठन की अनियमितताओं को, यदि वे संगठन की अनियमितताओं को संगठन के वरिष्ठ अधिकारी से, यदि वे संगठन की अनियमितताओं को संगठन के वरिष्ठ अधिकारी से प्रकट करते हैं, संगठन के वरिष्ठ अधिकारी से प्रकट करते हैं, तो इसे आंतरिक विसिल ब्लोइंग कहते हैं। तो इसे आंतरिक विसिल ब्लोइंग कहते हैं। और जब संगठन की कमजोरियों को या अनियमितताओं को संगठन के बाहर प्रकट किया जाए, संगठन बाहर मतलब जैसे पुलिस, मीडिया, संगठन के बाहर प्रकट किया जाए, तो इसे बाह्य एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग कहते हैं। तो इसे बाह्य या एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग कहते हैं। तो इसे एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग कहते हैं, बाह्य विसिल ब्लोइंग कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा। अमेरिका ने सर्वप्रथम विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए, अमेरिका ने सर्वप्रथम विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए 1989 में अधिनियम निर्मित किया। संगठन की कमियों को दूर करने के लिए, संगठन की कमियों को दूर करने के लिए और संगठन में सुधार करने के लिए, संगठन की कमियों को दूर करने के लिए और संगठन में सुधार करने के लिए विसिल ब्लोअर को संरक्षण देना आवश्यक है। विसिल ब्लोअर को संरक्षण देना आवश्यक है। विसिल ब्लोअर को संरक्षण देना आवश्यक है। अब लिखो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 या भारत में विसिल ब्लोअर को संरक्षण। हेडिंग लिख लो ऐसे, भारत में विसिल ब्लोअर को संरक्षण, भारत में विसिल ब्लोअर को संरक्षण। लिखो भारत में विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए, भारत में विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 निर्मित किया गया है। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 निर्मित किया गया है। इसके अनुसार विसिल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा गया है, गोपनीय रखने का प्रावधान किया गया है। विसिल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखने का प्रावधान किया गया है और उसे प्रकट करना अपराध घोषित किया गया है, और उसे प्रकट करना अपराध घोषित किया गया है, और उसे प्रकट करना अपराध घोषित किया गया है।
यदि कोई संबंधित अधिकारी यदि कोई संबंधित अधिकारी विसिल ब्लोअर की पहचान को यदि कोई संबंधित अधिकारी विसिल ब्लोअर की पहचान को प्रकट करता है या सार्वजनिक करता है विसिल ब्लोअर की पहचान को प्रकट करता है या सार्वजनिक करता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने के दंड से दंडित किया जाएगा। तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दंड से दंडित किया जाएगा। तो ये हो गया विसिल ब्लोअर संशोधन। अब लिखो विसिल ब्लोअर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता। विसिल ब्लोअर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता लिखो 2015 में इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, विधेयक पेश किया गया। अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव ब्रैकेट में लिखो विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे जिससे जो सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपवाद में आती हैं, जो सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपवाद में आती हैं या अपवाद में गिनी जाती हैं, उनकी विसिल ब्लोइंग न की जा सके अथवा उन पर कुछ प्रतिबंध हो पैरा चेंज करके लिखो विरोध के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका और संशोधन नहीं किया जा सका। विरोध के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका और संशोधन नहीं किया जा सका। किंतु अधिनियम में संशोधन होना और विसिल ब्लोअर के आपवादिक क्षेत्रों का निर्धारण करना और विसिल ब्लोअर के आपवादिक क्षेत्रों का निर्धारण करना तर्कसंगत होगा, जिससे देश की संवेदनशील सूचनाओं का दुरुपयोग विसिल ब्लोइंग के नाम पर न किया जा सके। विसिल ब्लोइंग के नाम पर न किया जा सके। विसिल ब्लोइंग के नाम पर न किया जा सके। अमेरिका के कानून में भी अपवादों का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया विसिल ब्लोअर के बारे में। तो क्योंकि मंगलयान CIA ने डिरेल कर दिया हमारे यहाँ के ही लोगों से मिलकर के। प्रोफेसर नंबी नारायण का केस जानते होंगे आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है, हाईलाइटेड केस था, जो मंगलयान के पहले वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पूछ लो फिर हम लोग, समय तो हो गया है। मुखर्जी नगर में कहाँ पर मिलेंगे? मुखर्जी नगर में जो मुखर्जी नगर की क्लासरूम है, क्लासरूम पर मिलेंगे, क्योंकि शाम को 7 बजे वहाँ क्लास खत्म होगी। तो शाम को 7 बजे तक आ जाइएगा, 7 बजे से पहले पहुँच जाइएगा। वहाँ मुखर्जी नगर का ऑफिस है बत्रा के पास, वहाँ से एड्रेस पूछ लीजिएगा क्लास कहाँ चलती है।